नमस्कार दोस्तों, हॉस्पिटल एंड डॉक्टर पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर अश्विनी कुमार सचदेवा। आज हम बात करने वाले हैं वेरिकोज वेन्स के बारे में। यह सिर्फ एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक एक्चुअल डिजीज है जिसके डेंजरस कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो आज इस पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ट्राई सिटी के जाने माने वास्कुलर सर्जन डॉक्टर विशाल अत्री। थैंक यू डॉक्टर अश्विनी। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप बताइए कि वेरिकोज वेन्स क्या है। तो वेरिकोज वेन्स बेसिकली एक वीनस जो वेसल्स हैं, बेसिकली खून की नसें दो तरह की मेन मानी जाती हैं। एक आर्टरीज बोलते हैं हम, जो प्योर ब्लड हार्ट से सब तरफ बॉडी में पहुंचता है, और वही खून वापस ले जाने के लिए वेन्स जो है अपना पार्ट प्ले करती है। और यही वेन्स जो लेग्स में खासकर, क्योंकि हम एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग ज़्यादा टाइम खड़े रहते हैं या बैठे रहते हैं, और हमारा ब्लड जो है वापस जाना होता है हार्ट की तरफ अगेंस्ट ग्रेविटी। तो वो जो मांसपेशियों में हरकत के कारण जो चलते हैं हम, काफ पंप्स के कारण, वो वेन्स में से ब्लड जो है हार्ट की तरफ जाता है। तो जब ये वेन्स खासकर सुपरफिशियल जो स्किन के बाहर होती हैं, तो ये ज़्यादा एब्नॉर्मली डायलेटेड हो जाती हैं, डायलेट हो जाती हैं, बहुत फूल जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, तो इनको वेरिकोज वेन्स बोल दिया जाता है। और डाटा के हिसाब से आप देखो तो वेरिकोज वीनस प्रॉब्लम एक कम से ऑल ओवर द वर्ल्ड एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है, बट काफ़ी इग्नोर्ड प्रॉब्लम है, क्योंकि मोर देन 50% ऑफ लोगों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती नहीं, तो इसलिए पेशेंट इलाज के लिए आगे बढ़ता नहीं है जब तक कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जी, तो ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। रेगुलरली हम भी देखते रहते हैं कि पेशेंट की जैसे पैर की नसें फूली हुई हैं, पर इलाज नहीं कराते हैं रेगुलरली, वो उसको नजरअंदाज ही करते हैं जैसे आपने बताया। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं, हमारे दर्शकों को बताइए कि किन कारणों की वजह से वेरिकोज वेन्स किसी को होता है। वेरिकोज वेन्स देखो, मोस्ट ऑक्यूपेशनल हैजर्ड बोलो, दोज पीपल जो ज़्यादा लंबे टाइम तक खड़े रहते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन, चाहे वो सलून वाला है, चाहे वो लेक्चरर है, चाहे वो इवन मेडिकल प्रैक्टिशनर्स में और जहाँ नर्सिंग स्टाफ में, जो स्टैंडिंग जॉब जिसमें ज़्यादा है, उसमें वेरिकोज होने की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। इसके अलावा फीमेल्स में काफ़ी कॉमनली देखा जाता है, स्पेशली आफ्टर प्रेगनेंसी। तो और प्रेगनेंसी के बाद कई बार वेरिकोज बन जाती है। कई लोगों में तो ये वापस ठीक हो जाती है प्रेगनेंसी टर्मिनेट होने के बाद, बट कई लोगों में देखा जाता है कि ये वेन्स की प्रॉब्लम और बढ़ती रहती है। इसके अलावा जिनमें फैमिली की हिस्ट्री है, किन्हीं के पेरेंट्स में है, किन्हीं के भाई बहन में है, उनमें होने के चांसेस, और कई बार ऑलमोस्ट 30% लोगों में पता नहीं होता किस लिए हो गया। बट अगर ये प्रॉब्लम हो गई है तो उसको इलाज की जरूरत कभी ना कभी पड़ती है। तो कैसे कोई पेशेंट आपके पास प्रेजेंट, नॉर्मली तो जैसे उनके पैरों में नसें फूली हैं, ज्यादातर पेशेंट तो आई थिंक उसी वजह से आते हैं, बट व्हाट आर द प्रेजेंटेशन की, कैसे आपके पास पेशेंट प्रेजेंट करता है, क्या सिम्टम होते हैं? देखो, मैं अगेन वही बताया, आजकल ऑफ कोर्स अवेयरनेस बढ़ गई है लोगों में, तो समटाइम्स मेनी ऑफ दी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो टाइमली हमारे पास आते हैं बिकॉज ऑफ फ्यू सिम्टम्स ओनली। तो इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं कि ज़्यादा देर खड़े रहने पे, खासकर एंड ऑफ द डे, हैवीनेस हो जाना लेग्स में, ऐसे लगना है, पेन हो जाना, जो लेटने पे आराम मिलता है जिस पेन से, और इसके अलावा स्किन प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाना, जहाँ कई ओल्ड एज लोगों में स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग हो जाना यहाँ से, और अनलकीली कई लोग आते हैं जो बहुत देर तक इग्नोर करके दे कम विद अल्सर्स। एंड मानेंगे नहीं, अपन लेटेस्ट मेरा जम्मू से एक पेशेंट है, तो वो ऑलमोस्ट उनको 10 साल हो गए विद अल्सर, बट वही है कि अवेयरनेस ना होने से और
जस्ट डर के मारे के पता नहीं क्या इलाज कराना पड़ेगा, तो ही वाज सफरिंग लाइक एनीथिंग। जी, तो इसकी कुछ ऐसे सिवियरिटी भी इंक्रीज होती रहती है कि ऐसे कुछ ग्रेडिंग आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि कब ये इनिशियल स्टेज पे है और कब ये सीवियर है, कि इसको कैसे ग्रेड करें? एग्जैक्टली वो हमारे वर्ल्ड ओवर एक सीप क्लासिफिकेशन करके एक चलती है, तो बेसिकली इसमें इनिशियली जो है पेशेंट्स के डायलेटेड वेन्स होती है, थोड़ा माइल्ड एडिमा हो सकता है। जैसे जैसे ये ग्रेड बढ़ता है, प्रॉब्लम बढ़ती है, उसके साथ साथ पेशेंट में डेवलप करती है स्किन प्रॉब्लम्स, तो उसमें इचिंग होना, एक्जिमा होना, और उसके साथ साथ कई बार स्किन जो है डार्कनिंग ऑफ स्किन, स्पेशली एंकल्स के पास, घुटनों के पास डार्कनिंग ऑफ स्किन हो जाना, और जिसमें कल को अगर वो ये चीजें भी इग्नोर करी जाए तो लेटर ऑन अल्सर डेवलप। तो इनिशियली तो सिर्फ पैरों में सूजन ही एक कंप्लेंट हो सकती है, या फिर पैर के पास, एडी के पास में छोटी छोटी नसें डेवलप हो सकती हैं, और जो लेटर ऑन अगर उसे नजरअंदाज किया जाए तो स्किन की प्रॉब्लम, अल्सर्स और ये और प्रॉब्लम भी डेवलप कर सकती है। बिल्कुल। तो एक लोगों का एक ये भी क्वेश्चन रहता है, जैसे मेरे पास पेशेंट आते हैं कि क्या कैंसर की वजह से भी वेरिकोस, या फिर कैंसर का भी कोई एक सिम्टम हो सकता है वेरिकोस वेन्स? सेकेंडरी इट्स एज रिलेटेड, मतलब एज रिलेटेड है कि किसी को भी वेरिकोज होगा जहाँ एज के साथ वेरिकोज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कैंसर पर से ऐसे नहीं है, बट ऑफ कोर्स सेकेंडरी वेरिकोज हम जो कहते हैं, तो कोई पेट का कैंसर होना, उसके कारण वेन पे प्रेशर होने के कारण वेरिकोज डेवलप होना, जहाँ कैंसर अपने आप में एक खून गाढ़ा होने के चांसेस होते हैं। तो कई बार सेकेंडरी वेरिकोज वेन्स हम कहते हैं कि कोई क्लॉट बन गया अगर वेन्स में, डीप वेन्स हो गया। कई बार इवन ट्रॉमा, पहले कोई फ्रैक्चर हुआ हो, पेशेंट बहुत टाइम लंबा उनको इलाज की जरूरत पड़ी हो, बेड पे रहे हो और डीवीटी हो गया हो, उसके कारण लेटर ऑन जो है ये होने के चांसेस, वेरिकोज वेन्स के होने के चांसेस। एज सच कैंसर डजंट कॉज वेरिकोज वेन, पर उसकी कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई हो, या नसों में खून जम गया हो, या फिर कहीं नस को दबाया हो, तब उसके कारण जरूर हो सकता है। बिल्कुल। तो हाउ डू यू डायग्नोज, कि उसको अगर कोई पेशेंट आया हो तो उसको कैसे आप डायग्नोज करते हैं कि इनको वेरिकोज वेन्स है या फिर कोई और प्रॉब्लम? देखो, एक तो यही है ऑफ कोर्स टांगों में दर्द होना, जो कि मेरे ख्याल से मोस्ट कॉमन सिम्टम के साथ पेशेंट हमारे पास आते हैं जी। और उसके कारण कई हैं, जैसे कि आर्टीरियल डिजीज, खासकर जो स्मोकर्स हैं, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, उनमें खून की नस जो आर्टरीज बंद होने के कारण पेन, या कई बार बैक प्रॉब्लम के कारण कोई नस दबने के कारण पेन होना, या मस्कुलोस्केलेटल, जैसे कि इवन आप देखते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस जो नी की प्रॉब्लम है उसके कारण। तो ये मल्टीपल कॉजेज है। इसका सिंपल क्लिनिकल हमारी एक इसका डायग्नोसिस का यही रहता है, जिसमें वेरिकोज दिख रही हैं या जिसमें स्किन प्रॉब्लम्स हैं, तो उनमें, और स्पेशली जो कंप्लेंट करते हैं कि जी लंबा टाइम खड़े रहने पे टाइटनेस होना, टांगों में दर्द होना और लेटने पे आराम होना, है ना, ये कारण ज़्यादा है। और इसका आजकल बहुत ही इजी, आई थिंक बहुत ही इजीली अवेलेबल सब तरफ एक ड्यूप्लेक्स स्कैन हम कराते हैं, अल्ट्रासाउंड बिल्कुल नॉन इन्वेजिव है, अल्ट्रासाउंड की तरह टांगों का एक जो स्कैनिंग की जाती है, और वो स्पेशली स्टैंडिंग पोजीशन में करी जाती है, क्योंकि ये बेसिकली स्टैंडिंग की प्रॉब्लम है। तो नॉर्मली तो ये क्लिनिकल डायग्नोसिस ही हो जाता है कि देख के पता लग जाता है कि वेरिकोज वेन्स है, बट उसको कंफर्म करने के लिए अल्ट्रासाउंड, जिसमें पैरों का, और डुप्लेक्स स्कैन जो आपने बताया, उससे कंफर्मेटरी है। इसके अलावा कुछ और टेस्ट की जरूरत पड़ती है कभी? मेन तो यही टेस्ट है, और कई तरह के टेस्ट है, बट लेकिन जो क्लिनिकली इम्पोर्टेंट और जो डायग्नोसिस के लिए जरूरी है वो ड्यूप्लेक्स स्कैन ही। इसके अलावा और ज्यादा टेस्ट की जरूरत नहीं। इसके अलावा इन केस हम कभी सस्पेक्ट कर रहे हैं कि कोई और वीनस मालफॉर्मेशन तो नहीं,
बन रखी, उसके अलग ऑफ कोर्स क्लिनिकल पिक्चर्स होती हैं। तो इन केस इफ वी फील ये वाली कोई भी कोई और प्रॉब्लम है तो उसके लिए अपन कई बार वी गो फॉर अदर इन्वेस्टिगेशंस लाइक सीटी वीनोग्राफी या एमआर वीनोग्राफी। तो वो एडवांस टेस्ट है अगर हम कुछ और Exactly. अदर कॉज सस्पेक्ट कर रहे हैं। हाँ जी। तो आगे चलते हैं ट्रीटमेंट की ओर। जैसे ट्रीटमेंट के हम जानते हैं कि दो एस्पेक्ट होते हैं, एक है प्रिवेंशन एंड अदर इज द मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज। तो पहले सबसे पहले कि हाउ डू यू, अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है तो हाउ डू यू मैनेज द पेशेंट? हर केस में सर्जरी की जरूरत पड़ती है या फिर हम कंजर्वेटिव? अगेन मैं बताया आपको, हमारे पास मोस्टली पेशेंट पहुंचते हैं जब प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई होती है और सिम्टम बहुत बढ़ गए होते हैं। तो मोस्टली जो हॉस्पिटल में आता है दिखाने के लिए वो ट्रीटमेंट, मोस्ट ऑफ देम आर रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट, सम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। बट ऑफ कोर्स आपने बिल्कुल सही कहा कि जो अर्ली स्टेजेस हैं, बिल्कुल माइन्यूट वेन्स हैं, फीमेल्स में स्पेशली देखा जाता है, हार्मोनल इफेक्ट के कारण कई लेग्स में, थाइज में छोटी छोटी नसें बन जाती हैं। तो इन सब नसों के लिए कई बार इमीडिएट जरूरत नहीं होती कि कोई ट्रीटमेंट करी जाए। उनमें हम उनको एडवाइस करते हैं होम केयर ट्रीटमेंट। तो होम केयर ट्रीटमेंट में जैसे कि कुछ चीज़ें हैं कि अगर ओबेसिटी है तो वेट रिडक्शन के लिए, और दूसरी चीज़ है स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज जो आती हैं तो उनको हम सबको एडवाइस करते हैं कि जो सपोर्टिव ईयर्स, स्टॉकिंग्स होगी, ये चीज़ें देते हैं ताकि 1 साल के लिए वेट करते हैं। अगर वो सारी वेन्स ओवर टाइम रिग्रेस कर जाती है तो हम कुछ नहीं करते। और इसके अलावा स्किन केयर, जैसे ड्राइनेस ऑफ स्किन बचाई जाए, है ना, कोई प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग अगर अवॉइड कर सकते हैं हम, वो करी जाए। और अगर सिम्टम बढ़ते हैं और ये ऑफ कोर्स नॉर्मल, हम काम काज को बंद कर नहीं सकते, तो उनमें स्टॉकिंग, एक जो कंप्रेशन स्टॉकिंग्स होती हैं अलग अलग ग्रेड की आती हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। तो वेरिकोज में मोस्टली हम ग्रेड 2 एडवाइस करते हैं, जो कि अराउंड 20 to 25 मिलीमीटर प्रेशर जो है एग्जर्ट करती है एंकल के पास। तो वो एक बहुत ही मतलब जरूरी और बहुत ही अच्छी चीज़ है ऐसे पेशेंट्स में, ताकि आगे और प्रॉब्लम्स डेवलप ना हो और उनके सिम्टम कंट्रोल हो। तो इनिशियल अगर सिम्टम्स हैं तो हम कंजर्वेटिवली ही उसे मैनेज करते हैं, जिसमें एक स्टॉकिंग्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसके अलावा क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है जिनको आगे सर्जरी की या और मैनेजमेंट की जरूरत है? ऑफ कोर्स देखो, इसमें दो हम अगर डिवाइड करें ना, एक तो पेशेंट्स जो दोज हु कम विद एक्टिव अल्सर, तो उसमें हमारी ना प्रायोरिटी एक्चुअली बन जाती है अल्सर मैनेजमेंट। तो अल्सर, वीनस अल्सर्स नॉर्मली जो है एंकल के पास डेवलप होते हैं, मीडियल साइड पे, है ना, और उसमें देखा जाता है कि वो उसके सराउंडिंग स्किन प्रॉब्लम्स, जो डार्कनिंग ऑफ स्किन, एक्जिमा वगैरह हमने कहा, वो देखा जाता है। और उसमें बेसिकली अलग अलग मोडेलिटीज हैं, जैसे कि वीनस अल्सर के लिए कंप्रेशन, 4 लेयर ड्रेसिंग्स। इवन अल्सर के लिए भी आजकल रिकमेंडेड है कि अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ वेरिकोज, जो कि एंडोवीनस प्रोसीजर्स हैं या सर्जरीज हैं, वो करी जाए ताकि अल्सर हीलिंग में भी जल्दी हेल्प मिले। और दूसरे हैं जो पेशेंट स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग, जहाँ स्किन प्रॉब्लम्स, जहाँ वेरिकोज जिनकी बहुत बड़ी हुई है, उसके लिए आते हैं। तो उनमें हम ऑफ कोर्स सीधा हमारा टारगेट होता है कि वेरिकोज को ट्रीट किया जाए। और इसकी ट्रीटमेंट आजकल नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी ऑलमोस्ट 12 से 15 साल हो गए मेरे को खुद एंडोवीनस प्रोसीजर्स यूज करते हुए। तो पहले ट्रीटमेंट होती थी जिसमें नसों को ही रिमूव कर दिया जाता था, दैट इज वेरी ओल्ड ट्रीटमेंट। बट अभी काफी सालों से, 15-20 साल से बहुत ही लेटेस्ट एडवांसेस आ गए हैं। बिल्कुल, आपको याद होगा हमारे पीजीआई टाइम में तो हम बहुत ओपन सर्जरीज ये करा करते थे वेरिकोज के लिए, और आजकल बहुत कम हो गई है, बिकॉज ओपन सर्जरी के खुद की कॉम्प्लिकेशंस, वुंड इश्यूज बहुत ज्यादा है। और ये एंडोवीनस प्रोसीजर्स हैं, एंडोवीनस मतलब एग्जैक्टली वेन के अंदर नीडल पंचर ट्रीटमेंट्स होते हैं, कोई इंसिजन नहीं दिया जाता, दे आर ऑल डे केयर प्रोसीजर्स। सुबह आता है पेशेंट, दोपहर को, शाम को घर वापस जा पाता है।
और कोई मेजर एनेस्थीसिया नहीं रिक्वायर्ड होता इसमें, और पोस्ट ऑप जो है ना बहुत फास्ट ट्रैक सर्जरी है। नेक्स्ट डे पेशेंट कैन गो टू हिज और आवर ओन वर्क, है ना, वर्क प्लेस ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी अलग अलग ऑफ कोर्स ट्रीटमेंट मोडेलिटीज हैं जो हम काफ़ी सालों से यूज़ कर रहे हैं। उसमें दो मेन मैं मेंशन करना चाहूँगा, एक तो लेज़र ट्रीटमेंट या रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन, और न्यू ट्रीटमेंट एक 2-4 साल से जो और डेवलप हुआ है और आया है वो है वीना सील या ग्लू ट्रीटमेंट। तो बेसिकली उसमें इंजेक्ट करा जाता है ग्लू ट्रीटमेंट, तो- ग्लू को ही वेन के अंदर इंजेक्ट हाँ जी, करते हाँ हैं। जी। तो बेसिकली इसमें देखा जाए जो सर्जरी करके हम बड़ी वेन्स जो कट लगा के उनको उखाड़ के बाहर निकाल देते थे बॉडी से, तो जो एबनॉर्मल वेन्स थी, इसमें उन्हीं वेन्स को सुई के जरिए एंडोवीनस प्रोसीजर के जरिए अंदर ही अंदर बंद कर दिया जाता है। तो ये बहुत ही मिनिमली इन्वेजिव हो गया कि एक दिन में ही सुबह आया पेशेंट और शाम तक हम डिस्चार्ज भी कर पाते हैं और वुंड कॉम्प्लिकेशन भी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ जी। तो क्या प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है अगर किसी पेशेंट ने प्रोसीजर कराया है, तो आगे चल के उसको क्या प्रिकॉशन लेनी पड़ती है और क्या ये दोबारा रिकरेंस भी हो सकती है? बिल्कुल, देखो वेरिकोस के कारण प्रिकॉशन आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। जी ऑफ कोर्स थोड़ा कॉकटेल ऑफ मेडिसिन हम जो एडवाइस करते हैं फॉर आई थिंक 5 to 7 days, जी वो हम सब पेशेंट को एडवाइस करते हैं। उसके अलावा स्टॉकिंग्स ऑफ कोर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 4 to 6 weeks जो हम रिकमेंड करते हैं। ठीक। इसके अलावा आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन चाहिए होते हैं। जैसे मैं बताया कि नेक्स्ट डे पेशेंट अपने ऑफिस भी जा सकता है, और कॉम्प्लिकेशन जो है ना बहुत कम रिस्क है। आप बोले अगर लिटरेचर के हिसाब से तो ऑलमोस्ट कई कॉम्प्लिकेशन 5 to 7% है, बट मेरे 10 से 15 साल के जो एक्सपीरियंस में इवन इट इज़ लेसर देन दैट, तो बहुत कम कॉम्प्लिकेशंस होती है। उसके अलावा रिकरेंस का आपने पॉइंट बताया, एग्जैक्टली रिकरेंस ऐसे नहीं है, हम किसी पेशेंट को भी नहीं समझाते कि यार ये कर दिया आपका एक बार तो उसके बाद कभी नहीं कराना पड़ेगा। जी। ऑफ कोर्स ये व्हाट वी आर डूइंग इज कंट्रोल ऑफ डिसीज। रिकरेंस होने के चांस होते हैं बट प्रोसीजर के बाद ऑब्वियसली दे आर डिक्रीज। बहुत कम होते हैं, दोबारा से हो सकती हैं, बट वो उसके चांसेस इसलिए होते हैं कि जो तो वेन्स हमारी खराब थी, जैसे कि एक टांग में किसी पेशेंट के अगर वेरिकोस है, उसी को दोबारा से दूसरी टांग में होने के चांसेस नॉर्मल बंदे से ज्यादा है। जी। पर ऐसा तो नहीं है कि हम दूसरी टांग भी पहले ही कर रहे हैं ऑपरेट, तो ऑफ कोर्स उसको एज रिकरेंस नहीं मानेंगे। सेम टांग में अगर कोई और वेन खराब हो जाती है ना, बट उसके रिस्क भी बहुत कम होते हैं, 4 से 5%, और वो भी मोस्टली देखा जाता है बहुत लो ग्रेड डिजीज होती है। जी। हाँ जी। तो फाइनली आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जिससे वो अपने वेरिकोस वेन्स का ध्यान रख पाए और उसको होने से भी बचा सके? हाँ जी। तो मेन मैसेज इसमें यही है, पहले तो सेल्फ केयर। ऑफ कोर्स आजकल हम लोग खुद भी, हर कोई मेरे ख्याल से डॉक्टर सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करते हैं अपनी सेहत को, तो उसमें लेग्स के लिए आई थिंक बेस्ट एक्सरसाइज इज वॉक, है ना। और उसमें देखा जाता है कि जितने भी इवन यंग पेशेंट जो लॉन्ग स्टैंडिंग या इवन जॉब पे बैठ रहे हैं, तो एक तो हम लेग्स की वेन्स की केयर के लिए कहते हैं कि बेटर है आप बीच बीच में ब्रेक लें, एटलीस्ट आधा पौना घंटा आपने काम किया, थोड़ा और कुछ नहीं, कम से कम ऑफिस में ही एक राउंड लगाएं, है ना। स्टार्ट डेवलपिंग रूटीन ऑफ एटलीस्ट 3 to 5 days वॉक इन अ वीक, है ना। उसके अलावा अगर आपको वेरिकोस या नसें फूलनी शुरू होती हैं, ये सिम्टम जो हमने डिस्कस किए हैं, तो अर्लीस्ट मेरे ख्याल से अपने नियरेस्ट वेस्कुलर सर्जन को जो है आप मिले, ताकि उसका प्रॉपर डायग्नोसिस हो सके और उसको टाइमली ट्रीटमेंट, स्पेशली फॉर दोज पेशेंट्स अगर स्किन प्रॉब्लम, एक्जिमा, इचिंग होनी शुरू हो गई है, उसके साथ आपकी थोड़ी स्वेलिंग आ रही है लेग्स में और साथ में आपकी नसें फूली हुई हैं, तो इमीडिएट अपना जो है डायग्नोसिस बनवाएं और अगर ट्रीटमेंट है तो उसको ट्रीट करें। जी। थैंक यू डॉक्टर विशाल, हमारे दर्शकों के साथ वेरिकोज वेन से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर करने के लिए। अगर आपको भी ऐसे कोई सिम्टम है तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो
तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।